Hello guys, I hope you all are doing well and keeping yourself healthy. एंड अब तक का अपने जो किया हुआ है आई होप आप सबको वो क्लियर होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आज के वीडियो में जो अपन को टॉपिक्स कवर करने हैं वो है एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन और रिपैट्रिएशन, पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कॉइन्स. इसके अलावा अपन पढ़ेंगे ऑथराइज पर्सन्स एंड फिर अपन स्टार्ट करेंगे एजुकेशन एंड अपील्स वाला जो पोर्शन है, जो अपना लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का. बेसिकली जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन. इसमें अपन को ये देखना है कि आरबीआई ने कब आपके ऊपर रियलाइजेशन या रिपैट्रिएशन के लिए कोई दबाव नहीं डाला या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले. किन केसेस में आप फ्रीली अपने पास उसको रिटेन करके रख सकते हो. तो सेक्शन 9 में बेसिकली ये कहना चाहते हैं आरबीआई शैल स्पेसिफाई एंड डिसाइड, यानी आरबीआई खुद से स्पेसिफाई करेगा और खुद से ही डिसाइड करेगा कि इनको क्या करना है. इन केसेस में it shall specify and decide the exemption for holding and possession, कि किस तरीके से एग्जेम्पशन देना है नहीं देना है. ये सब आरबीआई की फ्री विल के ऊपर रहेगा. नॉर्मली सेक्शन 9 में जो है एग्जेम्पशन इन केसेस पे मिलता है. For holding and possession of foreign currency, if the forex is acquired on or before 8th July 1947 or any income arising or accruing thereon or held outside India shall be exempted. अगर आपके पास जो फॉरेक्स पड़ा हुआ है वो पुराना पड़ा हुआ है तो आप उसको रख सकते हो. दैट इज़ फ्रॉम बिफोर 8th July 1947. Provisions of holding, realization and repatriation shall not apply to a person resident outside India. अगर outside India है तो if it is acquired by way of gift or inheritance and any income arising therefrom. मतलब अगर उसको जो फॉरेन करेंसी मिली है ये जो है ये PROI के ऊपर अप्लाई नहीं होगा. अगर इसने ये जो करेंसी अक्वायर करी इट इज़ अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस एंड अगर उसके ऊपर कोई भी होने वाली इनकम है तो उसके ऊपर भी ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. Limit up to which forex earned by a person through employment, business, trade or vocation or gift or inheritance or other legitimate means may be retained by a person. यानी अगर आपने थ्रू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, गिफ्ट, इनहेरिटेंस या फिर कोई भी लेजिटिमेट मीन्स का मतलब होता है थ्रू लीगल वेज. अगर आपने कोई भी लीगल तरीके से ये पैसा कमाया हुआ है तो उसको भी आप अपने पास रिटेन करके रख सकते हो. एनी अदर एग्जाम्पशंस एज दी आरबीआई मे थिंक फिट. मैं फिर से आपको कह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर एग्जाम्पशंस एज दी आरबीआई मे थिंक फिट. और ऊपर भी अपन ने देखा था कि जब आरबीआई डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है. लेकिन जनरली जो सेक्शन 9 में लिखा हुआ है जो एग्जेम्पशंस हैं, जो रियलाइजेशन और रिपैट्रिएशन, रिटेंशन और होल्डिंग के एग्जेम्पशंस हैं वो इन केसेस में मिलते हैं. इनके अलावा अगर आपके पास करेंसी है तो आपको या तो उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा, रिपैट्रिएट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा जो अपन ने टाइम लिमिट्स पढ़ी थी उनके अंदर. अदरवाइज़ आपको यहाँ पर एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी. आई होप ये क्लियर रहा होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कॉइन्स. अगर आपके पास फिजिकल तौर पर फॉरेन करेंसी या कॉइन्स हैं तो आप वो रिटेन करके रख सकते हो या नहीं, ये अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है. रेगुलेशन 3 आता है इसमें. रेगुलेशन 3 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशंस 2015. आरबीआई हैज़ स्पेसिफाइड द फॉलोइंग लिमिट्स. आरबीआई ने नीचे दी हुई लिमिट्स को स्पेसिफाई किया है कि आप इतने इतने लिमिट्स तक के कॉइन्स या फॉरेन करेंसी रिटेन करके रख सकते हो. फॉर ऑथराइज पर्सन, फॉरेन करेंसी प्लस कॉइन्स हैज़ नो लिमिट. ऑथराइज पर्सन की जब आप बात करते हो तो ऑथराइज पर्सन का तो काम ही है करेंसी एक्सचेंज का. अगर आप उनके ऊपर लिमिट्स लगा दोगे कि आप इतने लिमिट से ज़्यादा अपने पास करेंसी, फिजिकल करेंसी रख नहीं सकते, नोट्स नहीं रख सकते या कॉइन्स नहीं रख सकते, तो वो किस तरीके से अपना बिजनेस चलाएंगे. इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया कि ऑथराइज पर्सन के लिए फॉरेन करेंसी या कॉइन्स रिटेन करने की कोई लिमिट नहीं है. दूसरा, एनी पर्सन, फॉरेन कॉइन्स देयर इज़ नो लिमिट. अगर आपके पास फॉरेन कॉइन्स हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. रीज़न बीइंग बहुत सारे लोगों का फॉरेन कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है. तो अगर इन्होंने उसको, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हॉबी, अगर इन्होंने इसके ऊपर लिमिट लगा दिया तो वो भी एक हॉबी नहीं कहलाएगी. बेसिकली वो भी एक तरीके से इट इज़ अ अगेंस्ट योर राइट्स. एंड इसलिए उन्होंने फॉरेन कॉइन्स को है जो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगाया.
तीसरा जो क्या है, रिटेंशन बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, क्या बोल रहे हैं, बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स ट्रैवलर्स चेक्स एक्सेट्रा अप टू $US 2000, यानी $2000 तक की फॉरेन करेंसी फिजिकल फॉर्म में आप अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। लेकिन इसके ऊपर एक स्टार लगा है, यानी कंडीशंस अप्लाई। वो कहते हैं acquired during a visit to any place outside India by way of payment for services not arising from any business in or anything done in India, मतलब इसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है। और फ्रॉम एनी पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, यानी PROI, एंड ऑल्सो हु इज़ नॉट ऑन ऑल्सो हु इज़ ऑन अ विजिट टू इंडिया, या तो वो विजिट पे हो इंडिया के, उसने दिए हो तो, और एज अ हॉनरेरियम और अ गिफ्ट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, अगर आपको एज अ हॉनरेरियम यानी एज अ गिफ्ट मिला। हॉनरेरियम होता है कि अगर आपने कोई सर्विस दी उसके अगेंस्ट आपको कुछ पैसे मिले, लाइक अ सैलरी, या फिर अगर आपको गिफ्ट मिला, और इन सेटलमेंट ऑफ एनी लॉफुल ऑब्लिगेशन, और एज ऑनरेरियम और गिफ्ट वाइल विजिट टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर गए वहाँ पर आपको गिफ्ट और एज ऑनरेरियम मिला तो, और रिप्रेजेंट्स एन अनस्पेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इज अक्वायर्ड फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन फॉर ट्रैवल अब्रॉड, अगर आप बाहर गए थे, अब वापस आ चुके हो और आपके पास अनस्पेंट करेंसी पड़ी हुई है, तो उसको भी आप चाहो तो अपने पास $2000 तक का रिटेन करके रख सकते हो। बेसिक पॉइंट ये है कि कॉइन्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, और जो फिजिकल करेंसी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, उसके ऊपर जो लिमिट लगी हुई है दैट इज़ अप टू $2000, एंड ये बेसिकली पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए है, दैट इज़ PRI। रेगुलेशन 4 क्या कहता है, PRI नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया। PRI बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, यानी ये फॉरेन नेशनल हो सकता है एंड ही हैज़ कम हियर फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है दैट इज़ लेस देन 3 years। अगर इस कंडीशन में ये यहाँ रह रहा है देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया। तो पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड चेक्स की कोई लिमिट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक फॉरेन नेशनल है प्लस ही इज़ नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, तो ये चाहे तो अपने पास फॉरेन करेंसी को रिटेन करके रख सकता है। इफ़ सच करेंसी वॉज अक्वायर्ड बाय हिम when he was a resident outside India and has been brought into India as per the applicable laws, अगर ये करेंसी ये खुद अपने साथ लेकर आया है इंडिया में as per the applicable laws, एंड ये इसने तब अक्वायर करी थी जब ये एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था, सिर्फ इन्हीं शर्तों पे ये अपने पास बिना किसी लिमिट के इस करेंसी को रिटेन करके रख सकता है। नीचे लिखा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ जॉब असाइनमेंट और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। मैंने आपसे कहा ही था 3 साल से अगर नीचे होता है या 3 साल तक होता है तो उसको अपन मानते हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया। तो इन शॉर्ट अगर मुझे पोजेशन और रिटेंशन को डिफाइन करना हो, रेगुलेशन 3 में ये लिखा है कि ऑथराइज पर्सनस के लिए कोई लिमिट नहीं है, कॉइन्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। फॉर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया करेंसी नोट्स ट्रैवलर्स चेक्स की जो लिमिट है वो है $2000। और रेगुलेशन 4 कहता है कि अगर आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो लेकिन नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, यानी यू आर इन इंडिया फॉर एन एम्प्लॉयमेंट बट द टर्म ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 3 years, और अपने साथ आप कोई करेंसी बाहर से लेकर आए हो जो आपको तब मिली थी जब आप PRO आए थे, तो आप उस करेंसी को अपने पास बिना किसी लिमिट के रिटेन करके रख सकते हो। आई होप रेगुलेशन 3 और 4 आपको क्लियर रहा होगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट इसके अंदर है नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट्स आते हैं please feel free to ask me and I will reply to your question as soon as possible. Do not hesitate to ask me any types of questions. It's okay if you ask me any kinds of questions, I'll be more than happy to help you. So please be free and ask me any sort of questions you want. आप इसको अपनी तसल्ली से भी एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, टेक योर टाइम and you can ask me doubts anytime, as per your convenience and I will answer them. नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है ऑथराइज पर्सन के बारे में। अब तक अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप फॉरेन
करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो आपको एक ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करना पड़ेगा। बार बार अपन ये टर्म पढ़ते आ रहे हैं, ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज पर्सन। मैंने जब आपको आरबीआई पढ़ाया था उसमें भी मैंने कहा था, जब अपन ने फॉरेन करेंसी से रिलेटेड या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एक्टिविटी पढ़ी थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो ट्रांजैक्शन एक ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही होना चाहिए। अब ये ऑथराइज पर्सन में आता कौन कौन है? बेसिकली ऑथराइज पर्सन एक ऐसी बॉडी है, यू कैन कॉल इट अ पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन आपको पता ही है कि उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो इट इज़ अ पर्सन दैट इज़ हैविंग अ परमिशन फ्रॉम द आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ये कैसे होता है, क्या होता है, आरबीआई का कितना इसके ऊपर कंट्रोल होता है, वो अपन इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन, कोई भी, नो पर्सन can make any transaction in permissible capital account transaction and current account transaction, although these are permissible, लेकिन फिर भी आप तब तक नहीं कर पाओगे unless it is acquired by an authorized person। यानी जब तक आपने वो करेंसी एक्सचेंज जो अक्वायर किया वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू अक्वायर नहीं किया, तब तक आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आपके सी ए टी या सी यू ए टी जो दोनों ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही होने चाहिए। चार्ट में देखिए क्या लिखा है। ऑथराइज पर्सन में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, offshore banking unit and any other person authorized by the RBI, for example Western Union Money Transfer। Western Union Money Transfer आई होप आपने देखा होगा, जहाँ पर करेंसी एक्सचेंज ओवर द काउंटर होता है। इन केस अगर आपने देखी हो, एक फिल्म थी अक्षय कुमार एंड कटरीना कैफ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, नमस्ते लंदन। अगर आपने देखी हो वो फिल्म, उसमें एक सीन होता है जब वो लंदन से पैसे मंगवाती है एंड शी गोज़ टू अ वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र ऑफिस, जहाँ पे उसको ओवर द काउंटर करेंसी एक्सचेंज होके मिलता है। तो वैसे वाले जो काउंटर्स होते हैं वो भी ऑथराइज पर्सन के अंदर ही आते हैं। और ये जो इनको, ये कब ऑपरेशनल होते हैं? जब ये आरबीआई से ऑथराइजेशन ले लेते हैं ऑपरेशनल होने की। इनके अलावा जो आते हैं वो है ऑथराइज डीलर्स। ऑथराइज डीलर्स में मोस्टली बैंक्स आते हैं इसके अंदर, स्पेसिफिकली बैंक्स आते हैं इसके अंदर। कौन से? नेशनलाइज बैंक्स, जो आपको पता ही है, एसबीआई वगैरह, ये नेशनलाइज बैंक्स हैं। एंड लीडिंग नॉन नेशनलाइज बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, फॉर एग्जांपल एक्सिस। एक्सिस भी करता है फॉरेन एक्सचेंज में डील। तो ऐसे जो नॉन नेशनलाइज बैंक्स हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। मनी चेंजर, मनी चेंजर के अंदर आता है फुल फ्लेज मनी चेंजर, जिसके पास बाइंग और सेलिंग दोनों, और अकाउंट ओपनिंग, बाइंग, सेल एंड अकाउंट ओपन, तीनों तरह के फंक्शंस करने का हक होता है। रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स, जिनके पास लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, मे बी ये सिर्फ बाय सेल करते हो, या सिर्फ बाय करते हो, या सिर्फ सेल करते हो, ये रिस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं इनके पास, तो वो रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी जो आती है दैट इज़ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ये बेसिकली एसईजेड में अगर कोई बैंक की ब्रांच लोकेटेड होती है तो वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहलाती है। एसईजेड होता क्या है? एसईजेड एक्चुअली इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉरेन लैंड। इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इकोनॉमिकली, दैट इज़ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया विच इज़ डीटीए एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट इज़ एसईजेड। तो जब एसईजेड वाला जो पोर्शन होता है, नॉर्मली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉरेन लैंड। जो डीटीए और एसईजेड के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। जब अपन एसईजेड एक्ट करेंगे तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो जो एसईजेड में बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं ना, उनको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स कहा जाता है। नॉर्मली ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स को ऑथराइजेशन होती ही है फॉर हैविंग करेंसी एक्सचेंज फंक्शन, क्योंकि उनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा होता है। आई होप जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथराइज पर्सनस के पार्ट्स हैं वो आपको क्लियर हुए हों। सेक्शन 10 जो है वो अपन को प्रोसेस के बारे में बताता है कि अगर आपको ऑथराइज पर्सन बनना है तो क्या करना पड़ेगा। एनी पर्सन, कोई भी, एनी पर्सन कैन अप्लाई टू आरबीआई टू एक्ट एज एन ऑथराइज पर्सन। अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो टू आरबीआई फॉर बीइंग एन ऑथराइज पर्सन। फिर आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। ऑथराइज पर्सन आर रिक्वायर्ड
Authorized person are required not to engage in any transaction involving any foreign exchange or foreign security which is not in conformity with the terms of his authorization. मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि जितना आपको जो ऑथराइजेशन मिला है, जो आपकी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट या लेटर के अंदर लिखा है, आप सिर्फ उतना ही करोगे। उस एम्बिट के या उस दायरे के बाहर जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। The authorized person shall require that person to make such declaration। जो इनके पास मनी चेंज कराने के लिए आया है उसको ऑथराइज पर्सन बोलेगा कि आप एक डिक्लेरेशन दो, टू मेक सच declaration and give such information that the transaction will not involve or is not intended to violate or contravene any of the provisions of the act। वो आप लोगों ने देखा होगा कहीं बार ही जब आप फॉर्म्स भरते हो उसमें भी नीचे एक डिक्लेरेशन आता है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड हियर और ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर इज़ ट्रू एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी, और फिर नीचे साइन करते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम जो भी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो ट्रू है, और ये जो एक्ट है एफएमआ और जो इसके रेगुलेशंस हैं वो इनके अगेंस्ट नहीं जाता। बेसिकली एक ऑथराइज पर्सन के लिए एज अ प्रोटेक्टिव मेजर है कि आप सामने वाले से डिक्लेरेशन ले रहे हो और उसने भी डिक्लेरेशन दिया है। कल को अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप सामने वाले को प्रोसिक्यूट कर सकते हो कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ थी तो आपने डिक्लेरेशन कैसे दिया। इफ़ द पर्सन मेक्स ओनली अनसेटिस्फैक्ट्री कंप्लाइंसेस, अगर उसने ठीक से कंप्लाइंसेस नहीं किए, द ऑथराइज पर्सन इज़ ड्यूटी बाउंड टू रिफ्यूज़, यानी तब ऑथराइज पर्सन रिफ्यूज़ कर सकता है और लिखित में दे सकता है in writing to act on behalf of such person in such transaction and report the matter to the रिजर्व बैंक। उस टाइम पे वो ऑथराइज पर्सन क्या बोलेगा, उसको लिखित में दे देगा कि आपका ये जो ट्रांजैक्शन है ये गलत है, आपने कुछ कंप्लाइंसेस ठीक से नहीं करे और आपकी ये कंप्लेंट जो है, आपके बारे में कंप्लेंट जो है वो आरबीआई के पास वो ऑथराइज पर्सन पहुंचा देगा। If any person does not use forex for the desired purpose, यानी जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस के लिए उसने यूज़ नहीं किया। If any person does not use the forex for the desired purpose or does not surrender it to the authorized person within the specified period, जो टाइम लिमिट अपने पास दिया हुआ है एक्ट में, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर आपने सरेंडर नहीं किया, such person shall be deemed to have committed a contravention of the provisions of the act। तब माना जाएगा कि उन्होंने इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है और उनके अगेंस्ट जो है पेनल प्रोविजंस या फिर दूसरे जो प्रोसिक्यूशन जो है उनके अगेंस्ट वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 10 में बेसिकली बस ये दिया हुआ था कि ऑथराइज पर्सन अगर आपको बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज पर्सन का काम क्या होता है, एंड बेसिकली अगर किसी ने जो है वो पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया तो उसके अगेंस्ट ऑथराइज पर्सन के थ्रू प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट किया जा सकता है। सेक्शन 11 क्या कहता है, पावर्स ऑफ आरबीआई टू इशू डायरेक्शंस। आपको पता ही है कि ऑथराइजेशन आरबीआई से मिलेगी, तो आरबीआई जो है वो इनको इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस भी दे सकता है। आरबीआई इज एम्पावर्ड to issue any directions to the authorized person to engage or desist from certain transactions। आरबीआई चाहे तो ऑथराइज पर्सन को बोल सकता है कि आप ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में डील नहीं करोगे। कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे मंगवा सकता है एज एंड व्हेन इट डीम्स फिट, जब भी वो चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन ऑथराइज पर्सन से बुलवा सकता है। ऑल्सो रिक्वायर द ऑथराइज पर्सन टू फाइल सर्टन रिटर्न्स। इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल द रिटर्न्स, अगर ऑथराइज पर्सन ने रिटर्न्स फाइल नहीं करी, अ फाइन इज ऑफ ₹10,000 फॉर ₹10,000 and for continuing contraventions additional fine of ₹2,000 per day till the default continues। मतलब बेसिक फ़ाइन तो 10,000 लगेगा ही और उसके बाद एडिशनल फ़ाइन लगता जाएगा ₹2,000 का पर डे, जब तक आप जो है इन डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करते। और आखिरी में क्या लिखा है, टू इंस्पेक्ट, आरबीआई चाहे तो ऑथराइज पर्सन के ऊपर इंस्पेक्शन भी करवा सकता है एज पर सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है,
Inspection by RBI of authorized person. RBI can inspect to verify the correctness of the returns filed. अगर उसको चाहिए कि जो रिटर्न ऑथराइज पर्सन ने फाइल करी है वो सही है या नहीं, तो RBI चाहे तो ऑथराइज पर्सन के ऊपर इंस्पेक्शन भी कर सकता है. RBI can inspect if the authorized person failed to produce the data sought for. RBI can inspect the compliance by the authorized person of FEMA provisions and rules. Every authorized person shall provide for information as required by the inspecting ऑफिसर, यानी जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर या इंस्पेक्टर आपसे मांगे वो आपको उनको उसी टाइम देना पड़ेगा. क्लियर हुआ ये सेक्शन 11 एंड 12. सेक्शन 11 इज़ बेसिकली आरबीआई की पावर्स, कि आरबीआई क्या क्या पावर्स है आरबीआई के पास ऑथराइज पर्सन को डायरेक्शंस देने के लिए. और सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर ऑथराइज पर्सन ने आरबीआई की जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो नहीं किया, या फिर आरबीआई को लगता है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या फिर कोई चीज़ें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, तो वो ऑथराइज पर्सन का इंस्पेक्शन भी करवा सकता है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडजुडिकेशन एंड अपील्स. अब इसको मैं पहले बेसिकली समझा देता हूँ एडजुडिकेशन और अपील्स में होता क्या है. दो पार्ट्स हैं इसके. एडजुडिकेशन एंड अपील्स. Now this is not only related to this act but it is related to लॉ इन जनरल. तो इसको समझिएगा कि होता क्या है एडजुडिकेशन एंड अपील्स. जब आप एडजुडिकेशन की बात करते हो तो इसमें बेसिकली बोला जाता है लॉ एनफोर्समेंट. लॉ एनफोर्समेंट यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन यू. आपके ऊपर लॉ जो है वो कैसे इन्फोर्स होगा, कैसे आपके ऊपर लॉ के प्रोविजंस लगेंगे, क्या क्या एक्ट में था जो आपने नहीं किया, ये सब इन्फोर्समेंट ये सब इन्फोर्समेंट इसमें होगा या एडजुडिकेशन में होगा. और इसको करने वाली जो अथॉरिटी होती है उसका नाम होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट. ठीक है. ये लोग ऑर्डर्स पास करते हैं आपके अगेंस्ट कि ये ऑर्डर्स हैं आपके अगेंस्ट. अगर आप इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, पूछो अपने आप से क्या आप इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड हो. यस. तो फिर करो, जो उन्होंने बोला है वो करो. यहाँ पर ही आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा. क्या आप इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड हो? नो. अगर नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, सीधा जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप यहाँ पर अपील फाइल कर सकते हो कि मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है. अब जब अपन अपील्स पर आते हैं, अपील मतलब कि मुझे अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं उसके अगेंस्ट अपील कर रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट अपना पक्ष रखना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्डर पास हुआ है उसको दोबारा सुना जाए, मेरे ग्राउंड्स को दोबारा सुना जाए, एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ बेसिकली. तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके अगेंस्ट एक अपील फ़ाइल करूँ. तो अपील जब आप फाइल करते हो तो अपील में दो क्वेश्चंस देखे जाते हैं. दो पार्ट्स होते हैं इसके. एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ठीक है. क्वेश्चन ऑफ लॉ में जो होता है उसमें एप्लीकेबिलिटी जो है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेबिलिटी बताई
उसको क्वेश्चन किया जाता है कि एप्लीकेबिलिटी ठीक से नहीं हुई या जो होना चाहिए था वो एक्चुअली में नहीं हुआ। और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है यानी उसमें जो केस के फैक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आपने ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया। यहाँ पर केस के फैक्ट्स आते हैं। अब ये जो है अपील, ये एक्ट की ही अथॉरिटी होगी। अपेलेट अथॉरिटी के पास आप जाते हो जो कि एक्ट के अंदर ही होती है। फिर उसके बाद अपील्स, जब आपकी अपील सुनी जाती है तो अपेलेट अथॉरिटी का भी ऑर्डर पास होता है। दोनों केसेस में ऑर्डर पास होता है। अब इसके आगे बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सभी एक्ट्स अलाउ करते हैं कि जो एक्ट की अपीलेट अथॉरिटी होती है, अगर आप उनके ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आगे कोर्ट्स के पास जा सकते हो, अपना ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है ना, इसको आप आगे नहीं ले जा सकते, ये यहीं पर ही एंड हो जाता है। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसको आप आगे ले जा सकते हो to any of the courts. It can be High Court, it can be Supreme Court, depends on the act. जिस एक्ट के अंदर आप हो उस एक्ट पे डिपेंड करेगा कि यह हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। आई होप ये आपको जो स्ट्रक्चर है एडजुडिकेशन एंड अपील्स का वो क्लियर हुआ होगा कि एडजुडिकेशन एंड अपील्स में क्या होता है। एडजुडिकेशन इज़ बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट, कि आपके ऊपर जो होने वाला लॉ है वो किस तरीके से इन्फोर्स किया जा रहा है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो सब बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर आता है। और कैसे लगेगा, ये सब लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर आता है। लॉ इन्फोर्समेंट जो होता है उसमें आप उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं, जो अथॉरिटीज़ ये कैरी आउट करती हैं। उनका ऑर्डर आता है, क्या आप इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड हो, अगर हाँ हो तो जैसा ऑर्डर में लिखा हुआ है वैसा परफॉर्म कर लो और ख़त्म करो। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप यहाँ आकर अपील्स फाइल कर सकते हो। अपील जो है दो उसमें पार्ट्स में फाइल हो सकती है। आइदर इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन ये दोनों चीज़ें आप सिर्फ अपेलेट अथॉरिटी ऑफ एक्ट, जो उस एक्ट के अंदर अपेलेट अथॉरिटी है ना, सिर्फ उसके पास इन दोनों क्वेश्चन की अपील्स फाइल कर सकते हो। यहाँ से जो इनके ऑर्डर्स निकलेंगे फिर आगे डिसाइड होगा कि ये किसी कोर्ट में जा सकता है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो ये आगे किसी कोर्ट में नहीं जा पाएगा, ये यहीं पर ही एंड हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा किसी कोर्ट में, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, डिपेंडिंग अपॉन द एक्ट इन विच यू आर फाइलिंग द अपील। आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब अपन नोट से इसको रीड करते हैं। अगर ये आपको पूरा समझ आ गया है तो अब आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आएगा एडजुडिकेशन या अपील्स वाले पोर्शन में। एडजुडिकेशन एंड अपील्स, ये इसकी हायरार्की है, ये है हाईएस्ट। इस तरीके से ये चलता है कि ये सबसे टॉप पे है और ये वाला जो अदर ऑफिसर्स हैं ये सबसे नीचे है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन आएगा, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी कहते हैं यानी ईडी। स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, डेप्यूटी और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड अदर ऑफिसर्स। इन सबको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है इन सबको। Section 16. The central government shall appoint the adjudicating authority by passing a notification in the official gazette. Official gazette में ये notification pass करके central government इनको appoint करती है। The central government shall determine the jurisdiction of AA, यानी कहाँ कहाँ तक इनकी पहुँच रहेगी वो भी कौन decide करेगा, central government. The adjudicating authority can initiate an inquiry on any person as per the complaint or any order passed by the central government. The alleged person shall be given a reasonable opportunity of being heard before imposing any penalty. जो भी लोग होंगे उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी बिफोर इम्पोजिंग एनी पेनल्टी। सेक्शन 36 डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी ये द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश एन ईडी with such officers as it deems fit for the purpose of enforcement of the act. मैंने कहा था आपसे enforcement के लिए इनको appoint किया जाएगा। The central government by orders can direct the enforcement directorate to carry out its duties
एज पर द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखेगा उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो काम करेगा। सेक्शन 37 इन्वेस्टिगेशन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी कैन कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन under the act to chalk out any of the contraventions that might have been made under the act। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चाहे तो आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशंस को करवा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट द ऑफिसर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेटिव पावर्स as it may deem fit and shall exercise the powers as conferred under the Income Tax Act 1961। जैसा इनकम टैक्स एक्ट 1961 पावर्स देता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, वही पावर्स जो है वो यहाँ पर भी यूटिलाइज कर ली जाएंगी। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अपन ने अभी तक सिर्फ एजुडिकेशन एंड अपील्स में एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का हायरार्की डिस्कस किया। ये डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफिकेशन देकर इनको अपॉइंट कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्हीं की पावर्स भी डिसाइड कर सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है और ऐसे ऑफिसर्स को चुनता है जो उसे लगता है कि ईडी में होने के लायक है। और ईडी का जो जुरिस्डिक्शन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि कौन कौन से केसेस ये ट्राई कर सकते हैं और कौन से केसेस ये ट्राई नहीं कर सकते। इसके अलावा अपन ने ये भी देखा कि इन्वेस्टिगेशन अगर ईडी चाहे तो करवा सकता है, कोई एडिशनल फैक्ट्स अगर ईडी को निकलवाने हैं तो वो भी निकलवा सकता है। अब अपन आते हैं स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के ऊपर। स्पेशल डायरेक्टर अपील्स में क्या लिखा हुआ है, इनके पास आप अपील फाइल कर सकते हो, लेकिन इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि जो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स हैं उसके पास अपील्स किसके ऑर्डर की फाइल होंगी, ये डेप्यूटी या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, जो ये हैं इनकी जो ऑर्डर आएगा, अगर आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो आप आ जाओगे स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। ये सिर्फ फेमा के अंदर है, याद रखिएगा, ये जनरल नहीं है, ये इस एक्ट के अंदर है। सेक्शन 17 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, ऑल्सो स्पेसिफाइंग द jurisdiction over the matters and places। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट कैन बी मेड टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। अपेलेट ट्रिब्यूनल, आपको पता ही है कि अब एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है और एक अपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, वैसे ही यहाँ पर अपेलेट ट्रिब्यूनल होगा। एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 of smugglers and foreign exchange manipulators forfeiture of property act 1976 shall be the appellate tribunal under FEMA। मतलब FEMA का कोई खुद का appellate tribunal नहीं है, वो इन्होंने इस एक्ट का जो appellate tribunal है उसी को ही यहाँ पर बोरो कर लिया। to exercise the jurisdiction powers and authority conferred on it। नीचे देखिए सेक्शन 19 में जो है अपील्स टू अपेलेट ट्रिब्यूनल का चार्ट बना हुआ है। अपील्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ईडी, यानी ये लोग, अगर इसका ऑर्डर है तो आपको पता ही है कि अगर इसका ऑर्डर है तो पहली अपील कहाँ फाइल होगी, विद इन 45 डेज आप कहाँ पर फाइल करोगे, टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। 45 डेज ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से 45 डेज के अंदर आपको जो फर्स्ट अपील फाइल करनी है वो किसके पास फाइल करनी है, एसडी अपील्स के पास। फिर अगर आप एसडी अपील्स के जो यहाँ पे एसडी अपील्स का भी एक ऑर्डर आएगा, अगर आप एसडी अपील्स के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एसडी अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ फाइल कर सकते हो, अपेलेट ट्रिब्यूनल में, और ये भी विद इन 45 डेज होगा, विद इन 45 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एसडी अपील्स। तो ये अपन ने अभी सिर्फ इनके ऑर्डर का डिस्कस किया है। अब जो बाकी के लोग हैं अगर ये लोग भी ऑर्डर्स पास करेंगे तो आप कहाँ जाओगे, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर यानी ये, स्पेशल डायरेक्टर यानी ये, एंड एडिशनल डायरेक्टर यानी ये। अगर इन तीनों के अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट है तो विद इन 45 डेज कहाँ पर जाओगे आप, अपेलेट ट्रिब्यूनल के
पास विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर मिला उस दिन के 45 डेज के अंदर। क्लियर हुआ अपील्स का प्रोविज़न। अगर डेप्यूटी या असिस्टेंट डायरेक्टर की अपील ऑर्डर है, अगर इनके अगेंस्ट, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट की अपील है, तो वो अपील पहले जाएगी एसडी अपील्स के पास, और एसडी अपील्स के बाद आप फर्दर अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। दोनों ही लेग्स में आपके पास 45 डेज़ का टाइम रहेगा। और अगर इन तीनों के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है, यानी एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर या डायरेक्टर, अगर इन तीनों के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है, तो आप कहाँ जाओगे? अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास डायरेक्टली विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर। अब बात आती है कि अगर आप अपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। पॉइंट्स में क्या लिखा है? द अपेलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी ROBH, इनको भी दिया जाएगा यहाँ पर, पास सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट, confirming और मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, यानी जो ओरिजिनल ऑर्डर फाइल हुआ था जिसके अगेंस्ट आपने अपील करी थी, उस सब को सब जानने के बाद, पूरे फैक्ट्स को सुनने के बाद, अपेलेट अथॉरिटी चाहे तो उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, यानी जैसा ऑर्डर पास हुआ था उसको कंफर्म कर देगा, या मॉडिफाई कर देगा, कुछ चेंजेस कर देगा उसमें, या फिर सीधा सीधा उसको डिस्कार्ड कर देगा या सेट असाइड कर देगा और अपना ही नया ऑर्डर बना के दे देगा। The tribunal shall send a copy of every order made by it to the parties to the appeal। जो भी ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा और ऑर्डर पास करेगा, उन ऑर्डर की कॉपीज़ जो है वो पार्टीज टू द अपील को दे देगा, एंड टू द कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी एक कॉपी देगा, और जो पार्टीज हैं उनको भी जो है वो कॉपी देगा। और द स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, जिसके यहाँ से सेकेंड अपील आई थी, एज द केस में बी, all appeals shall be dealt with as expeditiously as possible। as soon as possible आपको अपील्स को डील करना पड़ेगा। an endeavor shall be made by it to dispose of the appeal finally within 180 days। 180 दिन के अंदर आपको इनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द अपील। जिस दिन आपको अपील मिली उसकी 180 डेज़ के अंदर आपको इस अपील को डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। Appeals to the High Court, Section 35. A right to appeal to the High Court lies with the appellant who is aggrieved by the decision of the tribunal। अगर आपको appellate tribunal के order से दिक्कत है, अब aggrieved हो आप उस order से, तो आप हाई कोर्ट के पास अपील फाइल कर सकते हो। Such appeal must be filed within 60 days। 60 दिन के अंदर आपको वो अपील फाइल करनी पड़ेगी from the date of communication of the decision or the order of the tribunal। जिस दिन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया या डिसीजन आया, उस डेट के 60 डेज़ के अंदर, मतलब विद इन 60 डेज़ आपको जो है हाई कोर्ट के पास उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी पड़ेगी। द अपील टू द हाई कोर्ट कैन बी मेड ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होना चाहिए, अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा आपको अभी तक। अब अपना सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है इसके अंदर, दैट इज़ कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। अब जो आपके ऊपर टास्क बचता है वो है कि आप मॉड्यूल से भी इसको साथ साथ पढ़ते चलें। वीडियोस तो ठीक है, आपके पास नोट्स भी आ गए हैं, अब आप मॉड्यूल से भी इसको साथ साथ पढ़ते चलें। ये जो नोट्स हैं ये मॉड्यूल से ही बने हैं, तो मॉड्यूल में कोई डाउट्स एज सच होने नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। यू विल नॉट बी रिप्रिमेंडेड फॉर आस्किंग द डाउट्स, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट। ओके, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस है। इसके बारे में मैं बस थोड़ा बता देता हूँ, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में ही इसको करेंगे। कंपाउंडिंग जब आप कहते हो किसी भी कॉन्ट्रवेंशन की, तो उसका मतलब होता है फाइन इन ल्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में कि अगर आपने कोई गलती कर दी और अगर वो पेरेंट्स को पता चल गई किसी और के थ्रू, तो आपकी वाट लग जानी है। लेकिन अगर आप चाहो तो खुद को बचा सकते हो। वो कैसे? सीधा सीधा साफ साफ जाके उनको बोल दो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, जो सज़ा दोगे वो मंजूर है। वैसे ही यहाँ पर होता है कि अगर आपने एक्ट में कोई गलती कर दी
तो आप सीधा सीधा जाकर अपनी गलती मान लो, उनको बोलो कि मैं सज़ा लेने को तैयार हूँ, या फिर अगर कोई फ़ाइन है तो वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर कड़ी, जो एकदम कड़ी सज़ा होती है ना, वो मत देना। उसके बदले आप मुझसे फ़ाइन ले लो, प्रोसिक्यूशन कर लो। वैसे तो फ़ाइन इन लिeu ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है कि प्रोसिक्यूशन भी मत करो, मॉनेटरी फ़ाइन ले लो, क्योंकि मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी खुद से अगर आपको रियलाइज़ेशन हो गया कि आपने गलत किया, और आप आके खुद से जो है वो माफ़ी माँग रहे हो और अपनी गलती एडमिट करते हो, तो उस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहा जाता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, keep yourself healthy, keep your family members healthy, don't go out, and keep studying, because you have to utilize your time, and this is the best way that you can utilize your time. Good luck.